वेलकम टू शिक्षा, मैं डी सासा। जैसे कि आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर। हम लोग थर्ड चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर में क्या है आप लोगों का एक समतल में गति। इससे पहले थर्ड चैप्टर में हम लोग एक विमीय गति के बारे में जाने थे। क्लियर? जो आपका थर्ड चैप्टर था जिसमें हम लोग एक विमीय गति के बारे में क्लियर किए थे। एक विमीय गति के अंतर्गत बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे, उसके नियम, कानून, विधियाँ, एक से बढ़कर एक आप लोग डेरिवेशन देखे थे, जिसके अंतर्गत आप लोग बहुत चीज़ों को कवर अप कर लिए थे। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है भाई, उसमें हम लोग देखेंगे एक समतल में गति। जब कोई वस्तु आपकी समतल में गति करती है, किस में गति करती है? समतल में गति करती है भाई। ठीक है, तो किस तरीके से गति करती है इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, जिस गति को हम लोग बोलते हैं द्विविमीय गति। क्या गति बोलते हैं? द्विविमीय गति। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है क्लास 11 फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर, जिसमें हम लोग देखेंगे एक समतल में गति, जहाँ पर हम लोग द्विविमीय गति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप लोग जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, आप लोग भौतिकी जगत के बारे में, भौतिकी संसार के बारे में। उसके बाद सेकंड चैप्टर तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है इकाई और मापन के बाद। उसके बाद आप लोग देखे थे एक विमीय गति देखे थे, जिसमें आपका जो था एक विमीय गति केवल एक ही वेग के में गति करता था, अभी द्विविमीय गति करेगा। ठीक है, तो ये किसी समतल में ही गति करेगा आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लोग। भौतिकी के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक में ये चीज़ किए हैं कि जितने भी हमारे भौतिकी के अंतर्गत घटनाएं होती हैं, जितने भी परिघटनाएं होती हैं, सब के हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक गुणों का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों का समतल में गति आता है, वृत्तीय गति आता है, प्रक्षेप्य गति आता है, उड्डयन काल आता है। क्लियर? जिसके अंतर्गत आप लोगों को ऊर्ध्वाधर स्थिति में आता है, क्षैतिज स्थिति में आता है, क्षैतिज तल में आता है, लंबवत दिशा में आता है, क्षैतिज घटक के अंतर्गत आता है, ऊर्ध्वाधर घटक के अंतर्गत आता है, समतल में गति, वृत्तीय पथ में गति, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, ये सब भौतिकी के प्रारूप हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग जितने भी भौतिकी के जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके जो भौतिकल जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गहन अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बेसिक फंडामेंटल को जानना आप लोगों का अत्यंत आवश्यक है। जितना से ज़्यादा आप लोग बेसिक फंडामेंटल को जानेंगे, उतना ही आपका जो बेस है वो स्ट्रांग होगा। बेस स्ट्रांग होगा तो फिर आपको डेरिवेशन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जितना ज़्यादा आप डेरिवेशन बनाओगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए इसी बेस पे हम लोग जो चैप्टर है हम लोगों का आज का एक समतल में गति, एक समतल में गति, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे हम लोग द्विविमीय गति को। क्या गति को देखेंगे? द्विविमीय गति को देखेंगे। चैप्टर के अंतराल में ही इस चीज़ को हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। तो सभी तो नोट्स बना ही रहे होंगे। अगर नोट्स नहीं बना रहे तो नोट्स को बनाइए। ठीक है, नोट्स आप लोग बना ही रहेंगे। स्कूल में आप नोट्स बना रहे हो तो अलग बात है, यहाँ का भी नोट्स बनाते जाओगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्लियर? क्योंकि बिना नोट्स के तो पढ़ोगे तो फिर आप भूल जाओगे यार। इसलिए ओरली याद रखना तो फिजिक्स को ओरली याद नहीं रख सकते, जैसे मैथमेटिक्स को नहीं रख सकते, और जैसे कि आप लोग केमिस्ट्री को नहीं रख सकते, उसी प्रकार इसको भी नोट डाउन करते हुए चलिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप नोट डाउन करोगे भाई, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। क्लियर? तो चलिए, नया दिन है, नया ताजगी है, नया सवेरा है भाई। नए चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। उमंग, उत्साह, जोश के साथ हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर को, ताकि आप लोगों को क्लास 12 हमें सिंपल से सिंपल लगे। तो ये जो आपका एक समतल में जो गति है, द्विविमीय गति होती है, जिसके अंतर्गत आपका कोई भी आपका जो माध्यम रहेगा वो एक समतल के माध्यम में ही रहेगा, समतल में ही गति करना पड़ेगा। जो भी आपका माध्यम आएगा, हर एक की स्थिति में जो भी माध्यम रहेगा वो एक समतल आएगा। जैसे कोई भी साइकिल भी चला रहा है एक समतल में चला रहा है, कोई भी बाइक भी चला रहा है एक समतल में चला रहा है, कोई भी पहिया चल रहा है एक समतल में चल रहा है, कोई भी प्रक्षेप्य गति है वो आपका समतल में है, कोई भी इंसान चल रहा है वो भी आपका एक समतल में ही चलेगा। इस तरीके से जो भी इसके अंतर्गत जो भी माध्यम आएगा भाई, वो माध्यम आपका समतल ही रहेगा। ठीक है, समतल के अंतर्गत में हम लोग पहले जो इससे पहले वाले जो थर्ड चैप्टर था
उसमें हम लोग एक विमीय गति को देखे थे। अब इसमें हम लोग देखेंगे द्विविमीय गति को। वास्तव में द्विविमीय गति किसके अंतराल में आता है, किसके कारण आता है, कैसा रहता है, इस चीज़ को हम लोग क्लियर करेंगे कि द्विविमीय गति के अंतर्गत में हम लोग समतल की गति को किस तरीके से हम लोग सिद्धांत के रूप में, उसके प्रक्षेप्य के रूप में, उड्डयन काल के रूप में, वृत्तीय पथ की गति के रूप में हम लोग देखेंगे। इसके अंतर्गत में हम लोग राशियों का, सदिशों का बहुत सा विश्लेषण करेंगे, क्योंकि सदिश एक ऐसा चीज़ है, सदिश और अदिश दोनों चीज़ों को हमको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग पहले तो सदिश को जानेंगे कि वास्तव में सदिश क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, अदिश राशियाँ किस तरीके से सदिश राशियों से भिन्न है, किस प्रकार डिपेंडेबल है, किस तरीके से आपको सदिश है। सदिशों के अंतर्गत हमारे बहुत सारे नियम रहेंगे। सदिश के योग त्रिभुज का नियम, सदिश के समांतर चतुर्भुज का नियम, सदिश के बहुभुज का नियम, सदिश के समांतर चतुर्भुज का नियम, सदिश के क्रम विनिमय नियम, इस तरीके से जो भी रहेंगे उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे। क्लियर। तो बेसिकली इसके अंतर्गत बहुत सारे नियम हैं, उस नियम को जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्लियर। तो चलिए हम लोग आज का जो चैप्टर है हमारा एक समतल में गति, इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो एट फर्स्ट हमारा ये है। तो प्रस्तावना के बेस पे अगर हम लोग देखेंगे प्रस्तावना के बेस में देखेंगे तो जैसे कि पिछले लेसन में आप लोग पढ़े थे ना, पिछले अध्याय में आप लोग एक विमीय गति के बारे में पढ़े थे। एक विमीय गति के बारे में। अभी जो करंट में हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा आपका द्विविमीय गति। द्विविमीय गति जिसके अंतर्गत बहुत सारे अदिश राशि रहेंगे, सदिश राशि रहेंगे, सदिशों का नियम रहेगा, बहुत सारे नियम रहेंगे, जिसमें आपके योग त्रिभुज का नियम रहेगा, योग त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, बहुभुज का नियम, क्रम विनिमय नियम, संलग्न भुजाओं से संबंधित संलग्न भुजाओं से संबंधित रहेगा आप लोगों का। ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से क्लियर करते हैं। हम लोग के वास्तव में ये जो चैप्टर है एक समतल में गति, जिसके अंतर्गत हम लोग द्विविमीय गति पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या कंटेंट है इसको 1 बाय 1 करके इसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो चलिए पहला हमारा वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण। क्लियर। तो पहला हम लोग देखेंगे सदिश विश्लेषण के अंतर्गत देखेंगे वेक्टर एनालिसिस। ठीक है। तो पहला है आप लोगों का सदिश विश्लेषण, जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर एनालिसिस। सदिश विश्लेषण मतलब सदिश विश्लेषण के अंतर्गत हम उसके जितने भी कंटेंट हैं जिनका हम लोग गहन अध्ययन करते हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, अध्यापन कार्य करते हैं, उससे रिलेटेड गुण, उसके प्रगुण को जानते हैं, उनकी विशेषताएं जानते हैं, वे एक राशि पर दूसरे राशि पर किस तरीके से भिन्न है, किस तरीके से समांतर रहता है, इन चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे सदिशों के अंतर्गत। तो उसको हम लोग सदिशों का विश्लेषण बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए सदिशों के विश्लेषण के अंतर्गत आपका जो पहला कंटेंट जो है वो है आपका अदिश राशि। चलिए तो अदिश राशि को देखते हैं भाई, अदिश राशि आपकी होती क्या है। तो चलिए अदिश राशि को हम लोग पहले देखते हैं। हमारा जो कंटेंट है वो क्या है आपका अदिश राशि। तो यहाँ पर बोल रहा है वे भौतिक राशियाँ। ठीक है। फिजिक्स है तो भौतिक तो बोलना ही पड़ेगा। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण का ज्ञान आवश्यक होता है। अदिश राशि होती है मतलब केवल हमको
परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए भाई। ठीक है, तो जो आपका अदिश राशि है भाई, इसमें केवल आपको परिमाण चाहिए व्यक्त करने के लिए। परिमाण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, होना आवश्यक है। ठीक है, तो वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल उनके परिमाण का ज्ञान होना आवश्यक है, दिशा का आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। ठीक है, दिशा की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशियाँ बोलते हैं। तो भौतिक राशियाँ जिन्हें वे भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ मतलब दिशा नहीं है, दिश नहीं है। ठीक है, तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं अदिश राशियाँ। ठीक है, तो ये आपका सदिश विश्लेषण का पहला कंटेंट है, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल उनके परिमाण का ज्ञान होना आवश्यक है, दिशा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अदिश राशियाँ। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे क्या, अदिश राशियाँ। ठीक है, अदिश राशियाँ आपकी कहलाती है, जैसे इसके अंतर्गत आपका लेंथ लंबाई आता है, द्रव्यमान एम आ जाएगा, आपका मास समय टी आ जाएगा, तापक्रम भी आ जाएगा, और कार्य वर्क का आपका आ जाएगा, ऊर्जा ई आ जाएगा, आपका एनर्जी इत्यादि अदिश राशि हैं। तो इसके एग्जाम्पल के रूप में आपके पास क्या आ जाएगा, केवल परिमाण व्यक्त करना है। लंबाई है तो कितना लंबाई, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कितना है, इस तरीके से ये आपका लंबाई मायने रखता है। ठीक है, द्रव्यमान है तो कितना ग्राम है भाई, कितना क्या है, कितना वेट है, ये सब भार। समय है, कितना समय है आपका, इसके लिए केवल समय बोलना है कि ये पूर्व में इतना हो रहा है, पश्चिम में इतना हो रहा है, ऐसा नहीं। तापक्रम है तो कितना सेंटीग्रेड में है, इस तरीके से। कार्य है तो कितना कार्य किया, कितना न्यूटन बल से कार्य किया, इस तरीके से। ऊर्जा है तो कितना ऊर्जा प्राप्त किया या कितना ऊर्जा आपका हानि हुआ, इस तरीके से ये आपके अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। तो सदिश विश्लेषण के अंतर्गत हम लोग जब अदिश राशियाँ में देखते हैं तो अदिश राशियाँ क्या है, इसके लिए आपको पूछा जाता है कि अदिश राशियाँ या अदिश राशियों के में किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो अदिश राशि में आपकी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अदिश राशि में किसकी आवश्यकता होती है, तो अदिश राशि में आपकी परिमाण की आवश्यकता होती है। किस राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, तो अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किस राशि में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो अदिश राशि में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। किस राशि में आपका दिशा नहीं होती, तो अदिश राशि में दिशा नहीं थी। वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए ना, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ उसके डेफिनेशन को, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण का ज्ञान होना आवश्यक है, मतलब हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ऐसी राशियों को हम लोग बोलते हैं अदिश राशियाँ। इसके अंतर्गत हम लोग लंबाई के बारे में देखें, द्रव्यमान के बारे में देखें, समय इसके अंतर्गत आता है, तापक्रम इसके अंतर्गत आता है, कार्य इसके अंतर्गत आता है, ऊर्जा भी इसके अंतर्गत आता है। ये सब क्या है, आपके अदिश राशियाँ हैं। इनके लिए आपकी दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, केवल परिमाण चाहिए भाई, कितना है बस ये अपने आप में, मतलब वहाँ पर रहेगा तो मौजूद। समय है तो कितना समय हो अपने आप में है, पता चल जाएगा। द्रव्यमान है कितना है, कुछ तो होगा तब तो वो द्रव्यमान है, कुछ तो होगा तभी तो मास है। लंबाई है, लंबाई कुछ तो होगा, चाहे भाई वो सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो कि किलोमीटर में हो। तापक्रम की बात करें तो तापक्रम के अंतर्गत भी वही आएगा। कार्य कुछ तो कार्य किया होगा, ठीक है, या तो यहाँ से वहाँ तक ले जाने में 2 न्यूटन बल खर्च किया होगा, या 4 या 6 या 8 या 10 या 12 या 20 या 25, इस तरीके से कुछ तो किया होगा यार। ठीक है, इसके बाद ऊर्जा, आप कुछ भी करोगे तो ऊर्जा के लिए
आप लोगों का जो रहेगा लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापक्रम, कार्य, ऊर्जा इत्यादि अदिश राशि है। तो इसके अंतर्गत जो लेंथ है और जो द्रव्यमान है और जो समय है और जो टी तापक्रम है, डब्ल्यू कार्य है और ऊर्जा आपका जो एनर्जी है, इसकी अदिश राशि के अंतर्गत में ये सब आएंगे। तो आप लोगों को जब भी पूछा जाएगा कि अदिश राशियाँ क्या होती है, अदिश राशियाँ की मुख्य विशेषताएँ आप लोगों को बताइए बोल के, तो आप लोग अदिश राशि के अंतर्गत यही बताएंगे कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए ना, एक चीज़ आप लोगों के माइंड में सेट कर लीजिए कि पूर्ण रूप है ना, पूर्ण रूप से अपूर्ण रूप से नहीं कि आधा अधूरा नहीं, आधा ज्ञान ले ले प्राण वाला, ये सिद्धांत नहीं चलेगा ना यहाँ, ठीक है। किसी भी कंटेंट को पढ़ते हो तो आप लोग एक अच्छे तरीके से पढ़ो। जैसे कि अभिमन्यु को जानते हैं ना, अभिमन्यु को आधा ज्ञान था, चक्रव्यूह के अंदर तो चला गया लेकिन निकलना उसको नहीं है तो वो फंस गया बेचारा, क्लियर। इसलिए बोला जाता है कि आधा ज्ञान ले ले प्राण बोला जाता है। इसलिए जब भी ज्ञान लेते हैं तो आधा ज्ञान मत लिया करो, जितना ज्ञान जिस चीज़ को पढ़े कंटेंट उसको पूरा ज्ञान दिया करो, उसके लिए प्रॉपर टाइम दिया करो, तभी बैठा करो वीडियो के लिए, ठीक है। एक समय निकाला करो वीडियो को, जब तक समझ में नहीं आता बार बार बैक करके भी देखा करो, नोट डाउन करके देखा करो, क्योंकि अगर आज आपका अधूरा ज्ञान रहेगा तो आप जब भी कहीं पर बैठे रहोगे तो वहाँ पर आपको कोई भी पूछेगा तो फिर आपको कहाँ बता पाओगे यार, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा भी पढ़ो, कम समय में पढ़ो, लेकिन एकदम कंटेंट को पूरा पढ़ो, ठीक है। मतलब आप लोग अदिश राशि को पढ़ा तो अदिश राशि को इतना गहराई में डूब जाओ, इतना अच्छे से पढ़ाई करो कि अगर कोई भी पूछता है कि वास्तव में अदिश राशि क्या होती है तो आपको पता होनी चाहिए कि भाई अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए, वे भौतिक राशियाँ जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए ना, किसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, अदिश राशि को। अदिश राशि क्या है, एक भौतिक राशि है। तो अदिश राशि एक वे भौतिक राशियाँ जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण का ज्ञान होना आवश्यक है, ऐसा आप अपने शब्दों में बोल सकते हो। इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और यहीं पर टर्निंग क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि किसमें दिशा नहीं होता है, तो आपके अदिश राशि में दिशा नहीं होता है, ठीक है। अदिश राशि में आपकी कोई दिशा नहीं होती है। और किस भौतिक राशि, किस राशियों में आपको परिमाण की केवल आवश्यकता होती है, तो अदिश राशि में परिमाण की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत कोई भी एग्जांपल, लंबाई किसके अंतर्गत आता है, तो अदिश राशि के अंतर्गत आता है। द्रव्यमान किसके अंतर्गत आता है, अदिश राशि के अंतर्गत आता है। समय किसके अंतर्गत आता है, अदिश राशि के। तापक्रम किसके अंतर्गत आता है, कार्य किसके अंतर्गत आता है, ऊर्जा किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपके अदिश राशि के अंतर्गत आता है। तो ये सारे टर्निंग क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं जो कि एक नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ों को बेसिकली आप लोग छोटे क्लास में 6, 7, 8 में, माध्यमिक या मिडिल क्लास में आप लोग ये इसको सिंपली रूप में पढ़े थे। अब जब 11th में आ गए हैं तो वहाँ पर आप जब 6, 7, 8 पढ़ते थे तो साइंस के रूप में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सम्मिश्रण के रूप में रहता था। कुछ चैप्टर था जिसमें फिजिक्स, अगर जैसे कि आप लोग 10th क्लास में फिजिक्स तक पढ़े होंगे तो वहाँ पर 3 या 4 चैप्टर जिसमें प्रतिरोध के बारे में, ओम के नियम के बारे में बेसिकली आप लोग पढ़े थे, ठीक है। और केमिस्ट्री का भी 3-4 पोर्शन रहता है, फिर बायोलॉजी का रहता है। लेकिन जैसे ही 11th आओगे तो फिजिक्स आपका अलग हो जाता है, बायोलॉजी अलग हो जाता है, केमिस्ट्री आपका अलग हो जाता है, क्लियर। और जिनका मैथमेटिक्स रहता है उनको बायोलॉजी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो बायोलॉजी के अंतर्गत भी आप लोग जो बोटनी जूलॉजी पढ़ते हो कॉलेज में जाओगे तो अलग से बोटनी और जूलॉजी बन जाता है, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा ये जो अदिश राशियाँ हैं इसके अंतर्गत हम लोग ये चीज़ को देख लें। तो आई होप ये अदिश राशियाँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट कंटेंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है भाई सदिश राशियाँ, इसके बाद है हमारे पास सदिश राशियाँ। चलिए सदिश राशियों को हम लोग देखते हैं। वे भौतिक राशियाँ सेम है ना, सेम है आपका, बस 1-2 वर्ड आपको चेंज करना है। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, देखो क्या बोल रहा है फिर से, वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल उनके परिमाण के साथ साथ, यहाँ पर देखिए परिमाण तो रहेगा ही, के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान भी आवश्यक होता है, आपकी सदिश राशि कहलाती है, ठीक है। इसमें आपका दिशा आ गया भाई,
ठीक है, दिशा कोई लड़की नहीं है, दिशा यहाँ पर आपका आ गया। ठीक है, तो इसके लिए चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सदिश राशि, सदिश राशि किसको बोलेंगे, तो आप लोग बोलोगे कि वे भौतिक राशियाँ जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सदिश राशियाँ। तो सदिश राशियों की विशेषता के अंतर्गत आप लोग देखोगे सदिश राशि की विशेषताएं के अंतर्गत आप लोग देखोगे तो पहला जो कंटेंट है आपका मतलब ये आपकी भौतिक राशि है। जो सदिश राशि है, सदिश राशि आपकी भौतिक राशि के अंतर्गत है, क्योंकि फिजिक्स में आप लोग पढ़ रहे हो यार भौतिक राशि। ठीक है, तो वे भौतिक राशियाँ जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका परिमाण रहेगा, परिमाण के साथ साथ आपका दिशा रहेगा। ठीक है, इन दोनों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी चीज़ देखिए, इसमें आपका दोनों चीज़ आ रहा है। ऐसी कौन सी राशि है जिसे परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तो परिमाण व दिशा, परिमाण व दिशा की आवश्यकता, परिमाण व दिशा की आवश्यकता आपकी सदिश राशि को होती है। सदिश राशि को होती है। तो किस राशि के अंतर्गत परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, तो सदिश राशि के अंतर्गत परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, किस राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, तो सदिश राशि में परिमाण के अंतर्गत दिशा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। और किस राशि को हम लोग पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण दिशा की आवश्यकता होती है, तो सदिश राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इनमें आपका दोनों राशि होते हैं। चलिए थर्ड कंटेंट में हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत आपका वेग आता है भाई, वेग, त्वरण, बल, विस्थापन, बल आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आदि सदिश राशियों के उदाहरण हैं। तो इसके अंतर्गत वेग आएगा, किस दिशा में अग्रसर है भाई, त्वरण है वो भी किस दिशा में अग्रसर है, दिशा का ज्ञान होना अत्यंत। बल है तो बल किस दिशा में लग रहा है भाई, और आगे की तरफ के पीछे की तरफ लग रहा है। विस्थापन है, किस दिशा में विस्थापन हो रहा है, ए से बी बिंदु पर या बी से ए बिंदु पर कहाँ पर हो रहा है, तो इसका परिमाण के साथ साथ यहाँ पर दिशा की आवश्यकता होना है। ठीक है, इसके बाद है आपका बल आघूर्ण, उसके बाद है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए हम लोग देख रहे हैं सदिश राशि। तो सदिश राशि के अंतर्गत क्या है, देखिए कि वे भौतिक राशियाँ, ठीक है, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए, इसको व्यक्त करने के लिए, सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए, तो वे भौतिक राशियाँ जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना अत्यंत आवश्यकता होती है। यह परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए, मतलब दोनों चाहिए, पहला परिमाण चाहिए, दूसरा दिशा भी चाहिए। तो इन चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। तो ऐसा कौन सी राशि है जिससे परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तो सदिश राशि ही ऐसी एक राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। किसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, तो अदिश राशि में। किसमें दोनों की आवश्यकता होती है, तो सदिश राशि में। इसके जब एग्जाम्पल आएगा, जब दोनों का हम लोग अंतर देखेंगे तो उसमें और ज़्यादा समझ में आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, दोनों का कंपेयर करेंगे तो उसमें तुरंत याद हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपका वेग आ जाता है, त्वरण आ जाता है, बल आ जाता है, बल आघूर्ण आ जाता है, विस्थापन आ जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगा। ये इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर है देखो, वेग, त्वरण, बल, विस्थापन, बल आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सब सदिश राशि के उदाहरण हैं।
ठीक है। क्लास जो 11 का है ना वो एकदम थ्योरिकल चीज़ है, जो फिजिक्स में पढ़ोगे एकदम थ्योरी है, क्योंकि 11th क्लास है तो 11th क्लास में थ्योरी का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। फिर 12th हम जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेशन पढ़ोगे, ठीक है। इसे क्लास 11th है जो कि बेसिक है और बेसिक फंडामेंटल है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरिकल चीज़ को दिया गया है और थ्योरिकल चीज़ की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको थ्योरिकल चीज़ की जानकारी नहीं है तब आगे डेरिवेशन नहीं बना सकते, आगे व्यंजक का निर्माण नहीं कर सकते, आगे के कंटेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। क्लियर। तो ये जो सदिश राशियाँ हैं तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें हम पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ। केवल उनके परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना आवश्यक होता है, सदिश राशि कहलाता है, ठीक है। तो इसमें दिशा के साथ साथ आपका क्या है, दिशा के साथ साथ इसमें आपका परिमाण भी है, ठीक है। यह बोल सकते हो कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। तो इसके अंतर्गत हमारा आ जाता है वेग, आ जाता है त्वरण, आ जाता है बल, आ जाता है विस्थापन, आ जाता है। इसके बाद हमारा बल आघूर्ण आ जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाता है और सदिश राशि के अंतर्गत ये सब आ जाते हैं। तो ये आपका विशेषता के रूप में था, इसको आप लोग पॉइंट वाइज भी नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। जितना पॉइंट वाइज लिखोगे उतना ही आपका कॉपी में सुंदरता बना रहता है और कंटेंट ज़्यादा रखता है और याद करने में अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे कि पैराग्राफ में लिखते जाओगे बोर लगने लगता है कि इतना सारा है यार, जैसे उसी को पॉइंट कर करके लिखोगे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3, अरे चलो 10 ही पॉइंट है, ऐसा लगता है शॉर्ट में, ठीक है। तो जब पॉइंट हिसाब से भी याद रखोगे तो भी ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर। तो ये था हमारा आज का सदिश राशि। इससे पहले देख लिए थे हम लोग अदिश राशि। अदिश राशि वे भौतिक राशियाँ जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण का ज्ञान होना आवश्यक होता है, अदिश राशियाँ कहलाती है। अदिश राशि के अंतर्गत आपका क्या क्या आया था, द्रव्यमान आया था, लंबाई आया था, द्रव्यमान आया था, समय आया था, तापक्रम आया था, कार्य आया था, ऊर्जा आया था। लेकिन वे भौतिक राशियाँ जिनको पूर्ण से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है, वो आपका सदिश राशि है। सदिश राशि के अंतर्गत आपका यहाँ पर वेग आता है, त्वरण आता है, बल आता है, विस्थापन आता है, बल आघूर्ण आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आता है। ये सब आपके सदिश राशि हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए ये था हमारा सदिश राशि। चलिए आगे के कंटेंट को हम लोग कवर अप करते हैं। क्लियर। आप सभी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि जितना ज़्यादा नोट डाउन करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होते जाएगा। अगला है सदिश और अदिश में अंतर देखते हैं। चलिए हम लोग सदिश राशि और अदिश राशि में हम लोग अंतर को देखते हैं। ये आपका अदिश भाई साहब है, अदिश राशि। ये आपका सदिश राशि है। चलिए तो अदिश को देखते हैं और सदिश को देखते हैं। अदिश वास्तव में क्या चीज़ है और सदिश वास्तव में क्या चीज़ है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। इसमें केवल परिमाण होता है ना, परिमाण। इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें केवल परिमाण होता है, ठीक। तो अदिश राशि, अदिश राशि इसमें केवल आपका परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है? तो वे राशियाँ आपके अदिश राशियाँ हैं। जस्ट इसके अपोजिट, जस्ट अपोजिट है। देखिए इसमें आपका परिमाण भी रहेगा और आपका दिशा भी रहेगा, इसमें दोनों होता है। क्लियर। तो चलिए अदिश राशि, अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, ठीक है। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। और सदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा दोनों होता है, ठीक है। मतलब परिमाण के साथ साथ इसका दिशा दोनों का ज्ञान होना अत्यंत क्या होता है, आवश्यक होता है। इसे सामान्य बीजगणित के नियमों द्वारा जोड़ा, घटाया, भागे, गुणा किया जा सकता है। इसको हम लोग सामान्य जो बीजगणित में पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत, हम लोग बीजगणित के अंतर्गत, जिसमें इसको हम लोग जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं और गुणा भी हम लोग किया जा सकता है सामान्य बीजगणित के अंतर्गत में। किसके अंतर्गत? सामान्य बीजगणित के अंतर्गत। सामान्य बीजगणित के अंतर्गत। अब दूसरा चीज़ है, देखो जो सदिश राशि होते हैं, जो क्या होते हैं आपके सदिश राशि होते हैं, इन्हें सामान्य बीजगणित के नियमों के द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग नहीं दिया जा सकता। इनको हम लोग
सामान्य बीजगणित के अंतर्गत इसका जोड़ घटाव नहीं कर सकते। ठीक है, ये सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करते हैं। मतलब ये जितने भी नियम कंटेन है, सदिश के योग, त्रिभुज का नियम, सदिश का क्रम विनिमय का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, त्रिभुज के योग का नियम, जैसे कि बता रहा था ना प्रस्थानक बेस में, उस नियम का ये पालन करते हैं। सामान्य बीजगणित के अंतर्गत जोड़ घटाव गुणा भाग इसके अंतर्गत ये नहीं आता है आपका सदिश राशि। ठीक है, तो सदिश राशि, अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि को हम सामान्य बीजगणित के रूप में नियमों द्वारा जोड़ा घटाया भाग या गुणा किया जा सकता है। लेकिन आपका जो सदिश राशि रहता है उसको सामान्य बीजगणित के अंतर्गत हम उसको ना तो जोड़ सकते हैं, ना तो घटा सकते हैं, ना तो भाग दे सकते हैं, और ना ही हम उसका गुणा कर सकते हैं। बस इसमें हम लोग सदिश बीजगणित के नियमों का पालन कर सकते हैं। तो ये था आपका सेकेंड नंबर का। थर्ड देखते हैं। थर्ड नंबर है, इन्हें दो या दो से अधिक घटकों में विभक्त नहीं किया जा सकता। मतलब केवल एक ही घटक के रूप में ये रहेगा आपका। ठीक है, इसको दो या दो से अधिक घटकों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकेगा, केवल एक घटक बनकर ही रहता है। ठीक है, वियोजित नहीं किया जा सकता, ऐसा भी बोल सकते हो विभक्त को। इन्हें दो या दो से अधिक घटकों में वियोजित किया जा सकता है। इनको वियोजित किया जा सकता है क्योंकि इसमें आपका परिमाण भी है और दूसरा दिशा भी है। तो दिशा चेंज कर दो, परिमाण तो आपका ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा भाई। ठीक है, इसलिए इसको दो या दो से अधिक घटकों में क्या किया जा सकता है, वियोजित किया जा सकता है। लेकिन आपके अदिश राशि को दो या दो से अधिक घटकों में वियोजित नहीं किया जा सकता, और सदिश राशि को दो या दो से अधिक घटकों में वियोजित किया जा सकता है। तो ये था आपका अदिश राशि और ये था आपका सदिश राशि। दोनों के बीच में हम लोग अंतर देख लिए। तो अंतर देखें तो क्या था, इसमें केवल परिमाण होता है, इसके अंतर्गत अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं। लेकिन आपका जो सदिश राशि होता है भाई, सदिश राशि होता है उसमें परिमाण भी होता है और आपका दिशा, दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब इसमें दोनों चीज़ आपके सम्मिलित होते हैं। जैसे कि अदिश राशि को, इसको सामान्य बीजगणित के, इसको हम लोग सामान्य बीजगणित के नियमों द्वारा जोड़ा घटाया भाग या गुणा किया जा सकता है। ठीक है, सामान्य रूप से इसका प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई ये किया जा सकता है। क्लियर। लेकिन सदिश राशि को इन्हें हम लोग सामान्य बीजगणित के नियमों द्वारा जोड़ा घटाया गुणा या भाग नहीं दिया जा सकता। ये सदिश बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, ये सदिश बीजगणित के नियमों का पालन आपका नहीं करते हैं। ठीक है, अगला है आपका, इन्हें दो या दो से अधिक घटकों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जो आपकी अदिश राशि होती है, अदिश राशि जो आपकी होती है उसको हम दो या दो से अधिक जितने भी घटक रहते हैं, ठीक है, उन्हें विभक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब ये आपका एक ही घटक के रूप में बन करके रहता है। इसको हम दो या दो से अधिक घटकों में वियोजित नहीं कर सकते। किसको वियोजित नहीं कर सकते? अदिश राशि को हम लोग वियोजित नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है यहाँ पर, सदिश राशि, इन्हें दो या दो से अधिक घटकों में वियोजित किया जा सकता है। इन्हें दो या दो से अधिक घटकों में हम लोग वियोजित कर सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों चीज़ होते हैं। ठीक है, तो इसमें परिमाण दिशा को हम लोग बदल देंगे तो उसको घटक वियोजित, उसमें तो दिशा होता है नहीं, केवल परिमाण होता है, केवल एक ही चीज़ होता है परिमाण। परिमाण जब रहेगा तो चेंज नहीं कर सकते, इसलिए उसको दो या दो से अधिक घटकों में हम लोग विभक्त नहीं कर सकते। लेकिन हम इस सदिश राशि को दो या दो से अधिक घटकों में वियोजित कर सकते हैं। तो यह था आप लोगों का आज का सदिश और अदिश राशि में अंतर। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है 3 नंबर के अंतर्गत। 3 कंटेंट लिखिएगा, सदिश का और अदिश का। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सदिश का परिमाण देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सदिश का परिमाण देखते हैं, इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वास्तव में सदिश का परिमाण किस तरीके से होता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो सदिश के तो जान गए, सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, दोनों के बीच में अंतर जान लिए, दोनों एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, दोनों में क्या समानता है, इस तरीके से आप लोग ये चीज़ को जान सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं सदिश का परिमाण। क्या बोल रहा है, किसी सदिश के परिमाण की माप को प्रकट करने वाली धन संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर, धन संख्या को उस सदिश का मापांक कहते हैं। उस सदिश का क्या कहते हैं? मापांक कहते हैं। ये सदिश के परिमाण या मापांक को
ए सदिश के परिमाण या बोला जाए तो मापांक को हम लोग ए मॉड, इसको मॉड बोला जाता है, ए मॉड द्वारा अथवा ए द्वारा व्यक्त किया जाता है, अथवा ए द्वारा क्या किया जाता है आपका व्यक्त किया जाता है। मापांक को सदिश का निरपेक्ष मान भी कहा जाता है। देखो मापांक यहाँ पर कितने सारे नाम आ गए, ठीक है। पहला यहाँ पर तो परिमाण आ गया, परिमाण, दूसरा बोल सकते हैं सदिश का मापांक, तीसरा बोल सकते हो निरपेक्ष मान, क्लियर। तो किसी सदिश के परिमाण की माप को प्रकट करने वाली धन संख्या को उस सदिश का मापांक कहते हैं। सदिश ए के परिमाण या मापांक को ए मॉड द्वारा अथवा ए द्वारा व्यक्त किया जाता है, ए द्वारा हम क्या किया जाता है व्यक्त किया जाता है। मापांक को सदिश का निरपेक्ष मान भी कहा जाता है, निरपेक्ष मान, ठीक है। अपेक्षिक मान नहीं है, ये आपका निरपेक्ष मान है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, सदिश का जो परिमाण होता है, तो वास्तव में सदिश का परिमाण क्या होता है, तो आप लोग इस तरीके से बोल सकते हैं किसी सदिश के परिमाण की माप को प्रकट करने की वाली धन संख्या को उस सदिश का मापांक कहते हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर। जैसे यहाँ पर भी आपका नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पर -a का मॉड आ गया, मतलब ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव नंबर का मतलब भी होता है आपका अगर मॉड के अंतर्गत में, तो उसका मतलब है आपका कि वह पॉजिटिव नंबर के अंतर्गत में ही आएगा। तो ये था आप लोगों का सदिश का परिमाण। जब किसी सदिश के परिमाण की माप को प्रकट करने वाली धन संख्या को उस सदिश का मापांक कहते हैं। जब सदिश ए के परिमाण या मापांक को ए मॉड द्वारा अथवा ए द्वारा व्यक्त किया जाता है, मापांक को सदिश का निरपेक्ष मान भी कहा जाता है। क्लियर। तो ये था आप लोगों का सदिश का परिमाण। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंटेंट को। तो अभी का क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग देखेंगे इसके जितने भी नियम हैं उसको। क्लियर।